आइए देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने देख रखा था कि वास्तव में प्री के सिलेबस के बारे में देखा था। जो प्री का सिलेबस था आपने देखा था, प्री के सिलेबस के अंतर्गत आपको हमने बता रखा था कि वास्तव में जब आप आर ओ प्री का एग्जाम देंगे तो प्री के एग्जाम के लिए 2 पेपर होंगे। जो 2 पेपर थे उसमें आपने देख रखा था, पेपर फर्स्ट था, पेपर सेकंड। हमने आपको बताया जो पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट आपका जीएस था यानी सामान्य अध्ययन था, जबकि पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड आपका हिंदी था। आपको व्यवहारिक हिंदी बताई गई थी। जब हमने आपको जीएस यानी पेपर फर्स्ट की बात बताई थी जिसमें जीएस था, तो आपने जीएस में कुल देख रखे थे 140 क्वेश्चन थे, 140 मार्क्स के थे। जबकि आपने हिंदी देख रखा था, हिंदी आपके 60 क्वेश्चन थे जो 60 मार्क्स के थे, यानी कुल आपके 200 नंबर के पेपर थे। और 200 क्वेश्चन 200 नंबर का था और प्री के पेपर में। ठीक उसी प्रकार हम आप आते हैं मेंस के सिलेबस में। जो वहां आपने प्री के सिलेबस में देख रखा था कि वास्तव में सामान्य अध्ययन का रोल प्री के पेपर में अधिक था जबकि हिंदी का कम था। ठीक उसी प्रकार आप उसी को रिवर्स कर लेंगे, आप आएंगे मेंस के पेपर में, तो मेंस के पेपर में सामान्य अध्ययन का रोल कम होता है जबकि हिंदी का रोल अधिक होता है। तो आइए हम आप देखते हैं कि वास्तव में आपके आर का सिलेबस क्या है। जब आर के सिलेबस की बात करते हैं मेंस की, तो मेंस का सिलेबस हमें आपको जो मिलता है उसमें एक पेपर जो होता है उसका प्रथम पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। जब उसका सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर होता है तो उसके लिए टाइम कितने मिलते हैं, हम आप जो सामान्य अध्ययन का पेपर देते हैं उसके लिए जो टाइम मिलते हैं हमें 2 घंटे के टाइम मिलते हैं। उसका टाइम जो होता है 2 घंटे का होता है और क्वेश्चन जो होते हैं कुल क्वेश्चन 120 होते हैं और आपको जो मार्क्स मिलते हैं इसके 120 मार्क्स मिलते हैं। देखिए सॉरी, ये देखिए पॉइंट लग गया है तो आप ये मत समझिएगा कि पॉइंट में है इसका नंबर। देखिए 120 मार्क्स के होते हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का होता है। यानी जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा 120 क्वेश्चन जो आते हैं वो 120 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं ना कि सब्जेक्टिव होते हैं। ये जीएस का पेपर जो होता है इसका एग्जाम आपका, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा यानी आपको बहुविकल्पी होंगे यानी आपको ऑप्शन दिया होगा। जबकि जब हम हिंदी की बात की शुरुआत करते हैं तो आपको दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी और आलेखन, सामान्य हिंदी और आलेखन का जो पेपर होगा उसके लिए जो टाइम मिलेंगे वो टाइम आपको मिलते हैं कुल 2.5 घंटे के। कुल 2.5 घंटे का टाइम होता है और जो मार्क्स मिलता है, मार्क्स आपके होते हैं 120। देखिए अब आप आइएगा, देखिए देखिए ये सामान्य हिंदी और मालेखन आपको ये पेपर करने के लिए आएगा। ये उसका दूसरा पेपर होता है, द्वितीय पेपर। जब हम तृतीय पेपर की बात करते हैं, जो तीसरा पेपर होगा, तीसरा पेपर भी हिंदी से ही संबंधित होता है और उसके 2 सेक्शन बनाए जाते हैं। एक सेक्शन A1 होता है, एक सेक्शन सेकेंड होता है। जो सेक्शन सेकेंड होता है, सेक्शन सेकेंड में सेम वही प्रश्न दिए जाते हैं जो, सॉरी, सेम वही टॉपिक होते हैं जो आपके प्रीलिम्स के पेपर में हिंदी का टॉपिक था, व्यवहारिक हिंदी। जो आपके प्रीलिम्स के पेपर में टॉपिक था व्यवहारिक हिंदी, सेम वही सेक्शन सेकंड में पूछे जाते हैं यानी व्यवहारिक हिंदी वाला ही क्वेश्चन आएगा। यानी कुल कह सकते हैं आपके जो टाइम मिलते हैं वो आपको टाइम मिलते हैं नियर अबाउट कह सकते हैं 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। दोनों पेपर साथ ही मिलते हैं लेकिन आप दोनों पेपर ओपन नहीं कर पाते हैं सेम टाइम में। आपको इसके लिए 30 मिनट मिलता है सेक्शन सेकंड के लिए। वो हमने आपको बताया 60 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के जैसे पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक होता है, वही सेम टॉपिक यहाँ पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम जो होता है कुल 30 मिनट का मिलता है सेक्शन सेकंड के लिए। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं कह सकते हैं कुल 60 होते हैं। 60 क्वेश्चन होते हैं, सेम वही जैसे 10-10 वर्ड आपका दिया गया था और यानी 60 मार्क्स के भी होते हैं। वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। और ऐसी स्थिति में जब हम आप सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, यही सेक्शन फर्स्ट जो होता है ये आपका थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत होती है, लोग पेपर नहीं कर पाते हैं, तो बातें होंगी कि वो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। सेक्शन सेकंड तो आ जाता है आपको नॉर्मली, चूंकि व्यवहारिक हिंदी है आपसे यही पूछा जाता है विलोम क्या है और पर्यायवाची पूछा जाता है, अनेकार्थी पूछा जाता है, आपकी लोकतियां और कहावत पूछे जाते हैं। लेकिन सेक्शन फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्शन फर्स्ट जो है उसमें आपको वही पेपर करने लायक होता है और वही थोड़ा सा समझने लायक होता है जो आपसे पूछा जाता है। तो जो सेक्शन फर्स्ट होता है उसका जो टाइम मिलता है उसका टाइम कुल 2 घंटे का हमें मिलता है और इसके मार्क्स जो होते हैं, इसके मार्क्स आपके 100 होते हैं। अब क्या होता है, अगर हम आप सेकेंड पेपर की टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम हमें कितना मिलता है, 2.5 घंटे। और इसके जो टोटल मार्क्स की बात करते हैं, इसका जो टोटल, इसके लिए जो टोटल मार्क्स मिलता है कह सकते हैं 160 मार्क्स होता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने कहा ये देखिए कुल मिलाकर ये तीसरे पेपर में ही काम, तीसरा पेपर जो होता है आपका आर मेंस का, इसी पे काम करना होता है।
और तीसरे पेपर के सेक्शन फर्स्ट में। अब सेक्शन फर्स्ट में आप सुनिए क्या क्या पूछा जाता है। जो सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें सर्वप्रथम पहला जो क्वेश्चन बनता है उसका पहला क्वेश्चन यही आता है कि वास्तव में जो गद्यांश दिए होते हैं उस गद्यांश के बारे में पूछता है। जो दिया गया गद्यांश होता है, एक आपको कंप्रीहेंशन हिंदी में ही देगा पेपर, अंग्रेजी में नहीं होता है। वो गद्यांश देगा, उस गद्यांश का आपको शीर्षक पूछेगा, शीर्षक के साथ साथ आप उसका सारांश पूछेगा, और उस गद्यांश में कुछ रेखांकित करके देता है। यानी रेखांकित करने का मतलब कुछ लाइनें लिखी होंगी, जो गद्यांश होगा वो लिखा होगा, और उसी गद्यांश में कहीं अंडरलाइन किया गया होगा। जहां अंडरलाइन किया गया होता है उसी अंडरलाइन को आपसे पूछता है कि वास्तव में इस अंडरलाइन जो रेखांकित है, इस रेखांकित का आपसे सारांश पूछा जाता है। तो जो रेखांकित किया गया होता है आपको उसका सारांश बताना होता है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको सरकारी पत्र पूछे जाते हैं और टेबुलर फॉर्म में, यानी कह सकते हैं साड़ी रूप में आप उसका सरकारी पत्र को लिखते हैं। सरकारी पत्र आता है आपको लिखने के लिए, वो क्वेश्चन आप करते हैं। उसी के साथ साथ पत्राचार होता है जो आपका 24 नंबर का वैसे ही दिया जाता है। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र इसी के अंतर्गत लिखने के लिए आते हैं। आपको कार्यालय पत्र, ज्ञापन और परिपत्र लिखने के लिए आता है, और कुछ विज्ञप्ति लिखने के लिए आती है, टिप्पणी लिखने के लिए आती है, और अनुस्मारक लिखने के लिए आती है। उसी के अंतर्गत आपको अगला क्वेश्चन जो दिया गया होता है, कुछ परिभाषित शब्दावली यानी प्रशासनिक शब्दावली होती है, उसको करना होता है। प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली होती है जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए जो सरल होता है थोड़ा, अंग्रेजी से हिंदी आपको करना होता है। एक कॉम्प्रिहेंशन ऐसा आता है, एक गद्यांश कि जो अंग्रेजी में दिया गया है उसका आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिखेंगे। एक ऐसा आएगा जो आपको हिंदी से अंग्रेजी में लिखना होता है। और एक इसमें एक क्वेश्चन बनता है लोकतिया और मुहावरे, और एक चीज इसी में और मिल जाता है, आपको कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। क्योंकि अब आज आप डिजिटल इंडिया के तहत है भी, और डिजिटल इंडिया के तहत ही सारे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो आपको सभी को समझ में आता है, जो नहीं आता है आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मेंस का पेपर है। और वह जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है वो कंप्यूटर कुल 10 नंबर का आता है, और आपको 10 नंबर करने होंगे। क्योंकि अगर आप मेंस में स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, आप जानते हैं प्रीलिम्स बस केवल और केवल इसीलिए हुआ है कि आपको स्क्रीनिंग की गई है, और मेंस में अगर आपकी स्कोरिंग नहीं होती है तो वास्तव में, चूंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं कि अब चलो इंटरव्यू में जाओगे और आप स्कोरिंग कर लोगे, कुल मिलाकर आपका यही मेंस से ही स्कोरिंग होता है। अगर इसमें से कुछ भी आपका छूटता है तो चीजें आपकी क्लियर नहीं होती। देखिए आपको सामान्य हिंदी और आलेखन पर उतना काम नहीं करना होता है। आपको चूंकि सामान्य हिंदी और आलेखन की जो बात करते हैं, इसमें क्या पूछा जाएगा, इस सामान्य हिंदी और आलेखन के अंतर्गत 2 से 3 बातें पूछी जाती है। एक भावार्थ पूछा जाता है आपसे, एक व्याख्या पूछा जाता है, एक संक्षेपण। देखिए आपको बिल्कुल सीरियल नंबर से पढ़ना है। सामान्य हिंदी और आलेखन के अंतर्गत आपको एक व्याख्या पूछा जाएगा, भावार्थ पूछा जाएगा, संक्षेपण। मानते हैं कि आप बचपन में जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम स्कूलिंग में अध्यापक बताता था भावार्थ और व्याख्या दोनों का हमारे लिए एक ही मतलब था। लेकिन अब आप यहाँ एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो उस अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में आप सोचेंगे, और चूंकि अगर आप वैसा नहीं सोच पाएंगे तो आप अधिकारी हैं भी नहीं, क्योंकि तब आपको भावार्थ एक अलग चीज होती है, व्याख्या एक अलग चीज होती है। और देखिए अगर आप संक्षेपण करना जान गए, आपको बेहतर संक्षेपण आता है, तो आपको जो निबंध पेपर होता है, निबंध में आप बेहतर प्रस्तावना लिख सकते हैं। अगर आपको संक्षेपण नहीं आता है, क्योंकि आपको संक्षेपण करना आना चाहिए, अगर आप संक्षेपण नहीं कर पाएंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। और अच्छा, एक दिन में संक्षेपण नहीं आएगा, क्योंकि आप अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे। इसीलिए जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आप प्रीवियस ईयर के अपने पेपर उठा लीजिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर, चूंकि आपको जो कह सकते हैं कि संक्षेपण करना होता है, वह दिए गए पैरे का 1/3 लिखना होता है। जो दिया गया पैरा जो होता है उसका 1/3 होना चाहिए, और जब 1/3 होना चाहिए तो आपको उसी के अनुरूप बनाना है। तो संक्षेपण आप उसी तरीके से डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका संक्षेपण बेहतर तरीके से हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा, मैंने आपको प्रथम पेपर बताया सामान्य अध्ययन का होगा। तो सामान्य अध्ययन जो अभी प्रीलिम्स में आप पेपर देकर आए हैं, अब अलग से कुछ विशेष नहीं पढ़ना होता है, वह सेम प्रीलिम्स के पैटर्न पे ही होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। सेकेंड पेपर मैंने कहा सामान्य हिंदी और आलेखन होगा। इस सामान्य हिंदी और आलेखन में क्या आता है, भावार्थ आती है, व्याख्या आता है, संक्षेपण आता है। जब खंड 3 की बात करते हैं, यानी तीसरा जो पेपर होता है, तीसरे पेपर में 2 सेक्शन बनाए जाते हैं। 2 सेक्शन बनाए जाते हैं, लेकिन उस 2 सेक्शन में हमें आपको अलग पार्ट करके दिया जाता है, और कुल 2.5 घंटे का पेपर होता है जो तीसरा पेपर होता है। 2 सेक्शन बनाए जाएंगे, तो सेक्शन फर्स्ट जो होता है सबसे ज्यादा जो अधिक काम करने वाला है, यही तीसरे पेपर का सेक्शन फर्स्ट काम करने वाला होता है। बाकी और पेपरों पर हमें आपको ज्यादा काम करने की विशेष जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी जस्ट सेक्शन फर्स्ट में ये बताया कि वास्तव में आपको सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा। आपको गद्यांश देगा, उस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना होगा, और उसी गद्यांश के लिए जो रेखांकित किया गया होगा उसका आपको सारांश लिखना होगा। दूसरी बात, आपको सरकारी पत्र देगा, टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना होगा। उसके अलावा शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, पत्राचार, कार्यालय पत्र, आपको कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, उसके साथ साथ विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक,
उसके बाद प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियों को परिभाषित करने के लिए आएगा। अंग्रेजी से हिंदी आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है। दूसरा क्वेश्चन हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा। और जो नेक्स्ट आएगा मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगे। उसके अलावा अगला एक क्वेश्चन इसी के अंतर्गत सेक्शन 1 में ही पूछा जाता है, कंप्यूटर। ये इतने उसके पार्ट होते हैं, कुल कह सकते हैं उसके 5 पार्ट बनाए जाते हैं, जिसमें से उसका जो तृतीय पार्ट होता है उसके ABC करके बनाए जाएंगे, और जो चौथा पार्ट होता है उसका भी ABC करके आता है। कुल 5 पार्ट होंगे, जिसमें तीसरा और चौथा ऐसा होता है जिसमें ABC करके आएगा। सारे प्रश्न करने होते हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है अथवा करके करने के लिए नहीं आता है। आपको जितना दिया होता है टोटल करना है, इसमें अथवा वाला कोई कह सकते हैं एक तरीके से संभावना होती नहीं कि कोई अथवा वाली संभावना है। अब आइए सेक्शन सेकंड, मैंने कहा सेक्शन सेकंड ये GS सामान्य अध्ययन का पेपर और सेक्शन सेकंड आपके लिए क्या होता है, एक अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि इन दोनों पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि यह दोनों में आप प्री के लिए काम किए थे, तो वही सेम प्री वाला आपके इस मेंस के पैटर्न में जोड़ दिया जाता है। ये जैसे वहां 60 नंबर की हिंदी किए थे, ठीक उसी प्रकार से वही 60 नंबर की हिंदी आएगी। वही आपके लोकोक्तियां, कहावत, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और उसके साथ साथ आपका वही क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में मैंने पर्यायवाची बताया था, वो जो 6 सेक्शन है उसी से। अब देखिए जो, और अब सबसे ज्यादा काम जो करने वाला है आपका इसी हिंदी से संबंधित तीसरा पेपर होगा, और मेंस का कुल चौथा पेपर ये होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं निबंध, यानी कह सकते हैं आपका AC। देखिए अब जो आपके निबंध पूछे जाते हैं, निबंध आपके कुल कितने सेक्शन से होंगे, जब हम आप निबंध के सेक्शन की बात करते हैं तो निबंध हमारा कुल कितने का आता है, निबंध जो होंगे वो हमारे निबंध कुल 3 सेक्शन से आते हैं। देखिए निबंध के हमारे कुल 3 सेक्शन होते हैं, और प्रत्येक सेक्शन में क्या होता है, यानी जो निबंध हमारे 3 सेक्शन से आते हैं, और इसके लिए हमें मार्क्स कितना होता है, ये मार्क्स हमें जो मिलते हैं, ये टोटल टाइम जो होता है, देखिए इसी में आपको टाइम बैलेंस करना होता है। अगर आप टाइम बैलेंस नहीं करना जानते हैं तो वास्तव में आप निबंध अच्छा नहीं कर पाते हैं। यानी हमें जो निबंध के लिए टाइम मिलेगा, वो निबंध के लिए कुल 3 घंटे का टाइम मिलता है। और मार्क्स कितने होते हैं, जो मार्क्स होते हैं वह वैसे एक निबंध 40 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर आप समझ ही सकते हैं कि 120 नंबर का होगा। यानी हमने कहा कि प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक 40 अंक का होगा, यानी आपको एक निबंध पर कितने नंबर मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अब आपको ये जो तीनों निबंध पूछे जाते हैं किस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, यही बात ध्यान रखने वाली होती है कि वास्तव में किस किस सेक्शन से पूछे जाएंगे और किस तरीके से काम करना होगा। देखिए आपको जब निबंध पूछे जाएंगे तो उस निबंध में हमें आपको जो पहला निबंध होता है, यानी कह सकते हैं वैसे किसी भी तरीके से कर सकता है, उसके हम आप ABC करके, सॉरी ABC तो नहीं देगा, क ख ग देता है आपको, यहाँ तो ABC आएगा भी नहीं अंग्रेजी में, हिंदी में। देखिए जो निबंध होता है आपको निबंध देगा, सेक्शन उसका बना के रखा होता है। एक साहित्य संस्कृति से आता आपका निबंध आता है, साहित्य एवं संस्कृति। जो दूसरा निबंध होता है वो आपका सामाजिक क्षेत्र से आता है, और प्रथम सेक्शन में ही जो तीसरा निबंध होता है वो आपका राजनीतिक क्षेत्र से आता है। देखिए अब आपको क्या करना है, मैंने कहा साहित्य एवं संस्कृति, दूसरा आपका सामाजिक क्षेत्र से, मैंने कहा पहला जो होगा साहित्य और संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र से, तीसरा आपका राजनीतिक क्षेत्र से। तीनों में से कोई एक निबंध करने होते हैं, जहां से आपको जो तैयार होता है आप उसमें से एक करिए। उसके अलावा सेकंड जो होगा, देखिए
सेकंड जो होगा, सेकंड में भी 3 सेक्शन बनाए जाएंगे, 3 सेक्शन यानी 3 खंड बनाए जाएंगे, 3 निबंध आपको आता है। एक आपका आएगा पर्यावरण से, देखिए एक आपका पर्यावरण से आता है, यानी कह सकते हैं जो पर्यावरण है, यानी और एक उसी के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी से, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। पर्यावरण ये आप अगर करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, और कुछ को तो नहीं आता है तो नहीं हो पाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, एक इससे आपका निबंध आता है। दूसरे सेक्शन में जो दूसरा निबंध आता है आपके आर्थिक क्षेत्र से आता है, और आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ एक तीसरा निबंध जो आएगा कृषि एवं व्यापार से आएगा। देखिए जब हम आप थर्ड की बात करते हैं, देखिए हम आप जब थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में जो निबंध आता है वो कौन कौन सा आता है। थर्ड में हमारा एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ जो सेकंड निबंध आएगा वो प्राकृतिक आपदा, ये हमेशा पूछा जा गया है प्रश्न, तो आपको इस पर तो बिल्कुल याद ही कर लेना होगा। प्राकृतिक आपदा यानी जिसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। और जो तीसरा आएगा आपके राष्ट्रीय विकास से आएगा। देखिए अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, सुनिए आपको लिखना क्या होता है, प्रत्येक निबंध जो होंगे वो प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा जो होगी, ये शब्द सीमा जो होगी वो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा। जो शब्द सीमा होगी वो शब्द सीमा आपकी 600 वर्ड की होगी। अब मेरी बात सुनिए, देखिए हमने आपको बताया जब निबंध की बात करेंगे तो निबंध के लिए आपको कुल कितने मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे और 120 नंबर होता है, यानी 40 नंबर का एक निबंध होता है। इन तीनों में से, तीनों खंडों में से प्रत्येक खंड से एक एक निबंध करना होगा। जब प्रत्येक खंड से एक एक निबंध करना होगा, जब हम यही पीसीएस में देखेंगे तो इसी का रिवर्स हो जाता है, यानी प्रत्येक सेक्शन से एक एक लेकर एक खंड बना देता है। इसीलिए जरूरी नहीं कि इस पे जो काम करेंगे और वो उसमें काम कर जाएगा, एक दो काम करता है, एक काम करेगा, बाकी दो निबंध आपको उसमें फिर से तैयार करने पड़ेंगे। देखिए साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक। साहित्य और संस्कृति से पूछेगा तो आपसे पूछा जाता है कि साहित्य का संस्कृति में समेकन, या भारतीय संस्कृति के स्वरूप, भारतीय संस्कृति का नवीन स्वरूप, और या आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संस्कृति में साहित्य का योगदान। जैसा पूछना चाहेगा आप उसी तरीके से बताएंगे। तब तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा साहित्य क्या है, संस्कृति क्या है, साहित्य एक दूसरे, साहित्य संस्कृति में किस तरीके से मुख्य भूमिका निभाई, या संस्कृति साहित्य के उद्गम में किस तरीके से मुख्य भूमिका निभाई। सामाजिक क्षेत्र यानी कह सकते हैं आपके जो समाज में हो रही घटनाएं, महिला से लेकर बच्चों तक, दुनियादारी, यही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम आप कह सकते हैं जैसे आपका लोकतंत्र हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव आचार संहिता हो गई, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या आप सामाजिक, हाँ ये आपके पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा अब देखिए आपका कुल मिलाकर, यानी अच्छा एक चीज और देख लीजिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कह सकते हैं विज्ञान में, यानी मान लीजिए आप मंगल तक गए, चंद्र तक गए, तो उसके संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि बहुत बचपन से एक क्वेश्चन बनता आया कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ये आज भी प्रश्न पूछा जाता है, लगातार पूछे जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में अगर कोई विशेष नया परिवर्तन हुआ है तो आज दुनिया कहाँ पहुंच रही है विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्निकली वो स्ट्रांग हो रही है, उसके साथ साथ और पूछ लेगा आपको। उसी विज्ञान के अंतर्गत आपका आज जो आप साइबर क्राइम वगैरह है वो भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं विज्ञान की देन है, तो उसके अंतर्गत वो भी आता है। पर्यावरण, पर्यावरण आपका किस तरीके से आपके लिए उपयुक्त है, और आज पर्यावरण किस तरीके से प्रभावी होता चला जा रहा है, यानी कह सकते हैं प्रदूषित होता जा रहा है, अब हमारी पूरी की पूरी पर्यावरण जो है वो संकट की स्थिति में किस तरीके से है, उसके संदर्भ में पूछ सकता है। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र से अगर आपको निबंध तैयार हो पाएंगे तो करिएगा, नहीं तो बहुत विशेष कोई दिक्कत नहीं। हाँ कृषि एवं व्यापार, चूंकि भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहला निबंध इसका यही बनता है कि कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश के संदर्भ में भारत का आधार आप पता करिए, और आपको आधार के संदर्भ में पूछा जाएगा। और कृषि प्रधान देश के लिए एक और चीज आपसे पूछी जाती है, यहाँ खाद्य सुरक्षा जैसा प्रश्न आता है, तो खाद्य सुरक्षा से भी आपको निबंध पूछा जा सकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न है,
क्योंकि हम क्या उसको जितना उत्पादन होता है उनको सुरक्षित रख पाते हैं, नहीं रख पाते, इससे संबंधित। देखिए हमने कहा राजनीतिक सॉरी आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जब हम आप बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपको घटनाक्रमों को देखना होगा। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आपका भूकंप, भूस्खलन, आपका उसके साथ साथ कह सकते हैं भूकंप के साथ साथ जो अन्य क्षेत्रों में जो ज्वालामुखी आती है, जरूरी नहीं कि आपके भारत में ही प्राकृतिक आपदा पूछेगा। हालांकि भारत के ही संदर्भ में अक्सर पूछता है, क्योंकि कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया, और कभी भूकंप की बात है, कभी चक्रवात की बात है। तो भूकंप, चक्रवात और बाकी बाढ़, सूखा इत्यादि जो भी चीजें होती हैं वो सारे के सारे आपके प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में आपसे कि राष्ट्रीय विकास के जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं उसके संदर्भ में पूछ लेता है कभी काल क्वेश्चन। देखिए अगर आपको कुछ नहीं पता होता है, ज्यादा आप नहीं दिमाग लगाना चाहते हैं, ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना होगा, आप एक निबंध यानी साहित्य संस्कृति आप तैयार कर लीजिए। उससे जितना भी निबंध आए आपको ये लगे कि आपका साहित्य संस्कृति इतना अच्छे से तैयार हो चुका है कि आपका सारा का सारा निबंध हो जाएगा। आप एक साहित्य संस्कृति तैयार कर लीजिए, कृषि और व्यापार से तैयार कर लीजिए, यहाँ आप कह सकते हैं कि आप प्राकृतिक आपदाओं से तैयार कर लीजिए। चूंकि तीनों पार्ट से एक एक निबंध करने हैं, तो आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि तीनों में कंपलसरी है कि एक एक निबंध पूछा जाएगा। जब आप इनके यानी प्राकृतिक आपदा में, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, आप उससे तैयार कर लेते हैं, तो चाहे प्रश्न चक्रवात पे आए, चाहे बाढ़ पे आए, चाहे सूखा पे आए, वो आपका हो जाएगा। आप पर्यावरण पे तैयार कर लेते हैं तो आपका पर्यावरण तैयार हो जाता है, आपको पर्यावरण से क्वेश्चन नहीं गलत होते। और ये आपका कृषि, ये दोनों लगभग एक दूसरे को कोरिलेट भी करते हैं, तो चीजें बहुत तेजी से क्लियर हो जाती है। और उसके साथ साथ आप साहित्य एवं संस्कृति तैयार कर लेते हैं, तो वास्तव में आपका लगभग इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर निबंध बनेगा भी तो कहां से बनेगा? निबंध इसीलिए बनाया जाता है, आपसे इसीलिए पूछा जाता है निबंध का क्वेश्चन। उसका मूल मोटो होता है कि वास्तव में वह कभी भी जो चीजें आपकी सशक्त है उस पर कभी ऐसे पूछा ही नहीं जाएगा। जो चीजें आपकी कह सकते हैं जर्जर है, और कह सकते हैं कि जो आपके लिए एक तरीके की समस्या है हमारे समाज के लिए, हमेशा जब भी निबंध आपसे पूछा जाएगा तो निबंध आपसे समस्या के विषय पर पूछा जाएगा, क्योंकि वह समस्या देकर आपसे समाधान जानने की कोशिश करता है सामने वाला कि यह समस्या है, तो वास्तव में आप निबंध में उसमें क्या समाधान सुझा सकते हैं। और अगर आप कल के अधिकारी बने या किसी अन्य पदों पर होते हैं, जिन भी पदों पर आप रहेंगे, वास्तव में आप उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे और उस समस्या से उस समाज को और आगे आप कहां ले जाना चाहते हैं, उसे किस तरीके से और बेहतर स्थितियों में ला सकते हैं। कुल मिलाकर आप एक ही बात का ध्यान रखेंगे, जब भी निबंध पूछा जाएगा तो हमेशा निबंध जो आपकी समस्याग्रस्त चीजें हैं, जो आपकी मजबूत चीजें ना होकर मजबूर चीजें हैं, जो आपकी जर्जर चीजें हैं, हमेशा निबंध के प्रश्न उन्हीं पर आने हैं। जब निबंध के प्रश्न उन्हीं पर आने हैं, यानी कह सकते हैं जिनके अस्तित्व का लगातार संकट बना हुआ है, तो आपको महिला अस्तित्व संकट में, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। महिला हमेशा उसका अस्तित्व संकट में रहा और वो हमें आपको लगातार दिखता भी है, तो उसके संदर्भ में तो हमेशा निबंध बनना है, यानी ये आपका सामाजिक क्षेत्र में निबंध आ जाएगा। आप उनको देख लेंगे तो उसमें वास्तव में आपका एक दो निबंध हो जाएगा। आपकी साहित्य और संस्कृति, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि वास्तव में भारतीय संस्कृति एक समेकित संस्कृति है। दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे कि वास्तव में वर्तमान में भारतीय संस्कृति का गिरता स्वरूप या भारतीय संस्कृति आज कह सकते हैं हमारी बिल्कुल हाशिए पर लगी हुई है, किनारे पर लगी हुई है। तो जो हाशिए और किनारे पर लगी हुई है, तो आप उसमें जो मिश्रित होती जा रही है संस्कृतियां, उनको पहले आप साहित्य और संस्कृति को समझेंगे, तब जाकर आप निबंध लिख पाएंगे। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि क्या मैम मैं निबंध रट के लिख सकता हूँ? तो रट कर, मान लीजिए आप जो रट कर गए वो नहीं आया तो क्या कर लोगे? चीजें, बात नहीं होती कि हम रट कर जाएं, बात ये होती है कि वास्तव में हमें चीजें, आप जो भी चीजें सीखिए उसके पूरे तरीके सीखिए, क्योंकि आप अधिकारी हैं तो आपके अंदर वो गुणवत्ता होनी चाहिए। आप रट्टाफिकेशन करके वहां थोड़ी ना जाएंगे। और बात ये होती है सिलेक्शन लेना कि नहीं हमें बस सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और एकदम बेकार से बेकार आदमी सिलेक्शन ले लेगा तो वो क्या कर पाएगा? बात ये होती है कि वास्तव में आप सिलेक्शन योग्य व्यक्ति लेता है तो वास्तव में वो योग्य काम करेगा, नहीं तो वास्तव में फिर से बेकार व्यक्ति सिलेक्शन लिया तो वो वास्तव में पंगु है और बाकी अन्य समाज को फिर से पंगु करेगा। खुद भी कुछ नहीं आता, रटकर हम आप सिलेक्शन ले लिए, बाकी कुछ बताना भी नहीं है, तो सब सारा काम गलत ही गलत करना है। तो बात ये होती है कि आप अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाइए, चीजों को पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो
और हम तो यही कहेंगे कि आपको प्री मेंस देना है तो आप अभी से काम करिए, जिससे आपको लगे कि आप एक एक चीज़ों को क्लियर करते जाए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको ना सिलेबस पता होता है, जब सिलेबस नहीं पता होता है तो हम उन चीज़ों के संदर्भ में कभी याद नहीं रखेंगे, कभी चीज़ों को रटेंगे नहीं क्लियर करेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब एक एक चीज़ों को पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जब हम वास्तव में उसको समझेंगे, तब तो समझेंगे कि वास्तव में कभी यह इसकी चरमोत्कर्ष पर इसकी स्थिति थी और आज इसकी स्थिति कमजोर है, और या फिर पहले अच्छी थी और आज कमजोर है, या आज किसी की अच्छी है तो कल कमजोर होगी। तो हालांकि जो कल कमजोर होगी उसके संदर्भ में तो निबंध नहीं पूछा जाना है, जो पहले बेहतर थी आज कमजोर स्थिति में है या आज उसकी अस्तित्व संकट में है, उसी के संदर्भ में पूरा का पूरा निबंध पूछा जाना है। तो आपका काम होगा कि वास्तव में पहले आप उसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, जब बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो आप खुद क्लियर हो जाएंगे, तब हमें आपको उस पर निबंध लिख पाना आसान होगा। फिर वो आपके अपने विचार होते हैं, फिर आपको निबंध, आप 1 2 3 चीजों पर निबंध तैयार करके गए हैं, फिर निबंध कहीं से भी आ जाए, क्योंकि अब आपको उसके विषय में जानकारी हो गई, तो जानकारी हो गई तो आप लिख सकते हैं। यानी ये कहा जाता है कि आपका बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि मैंने कहा प्रत्येक निबंध 600 सॉरी ये 6000 हो गया है, सॉरी ये 600 शब्द होंगे, यहाँ गलती से 6000 लिख गया है। बाकी हमने बोला आप समझ भी गए होंगे। चलिए 600 वर्ड आएंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब 1 घंटे में 600 वर्ड लिखने की आप प्रैक्टिस डालेंगे, और वो भी सुसंगठित सुव्यवस्थित, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दें। 1 घंटे में 600 वर्ड लिखने की आदत डालेंगे। पहले दिन में नहीं होगा, पहले दिन में तो एक आध रात आप प्रस्तावना लिखेंगे तब जाकर क्लियर हो पाएगा। एक दिन में तो आप पूरा निबंध ही नहीं लिख सकते स्टार्टिंग फेज में। हाँ, नकल मारकर कहीं से लिख सकते हैं, लेकिन नकल मारकर लिख भी लिया तो हमें समझ में नहीं आया। इसीलिए अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए पहले आप बेहतर ढंग से पढ़ें, जिससे आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए। जब जानकारी हो जाएगी तो आपको चीज़ें स्वतः समझ में आने लगेंगी। और हिंदी उंदी अगर बहुत गड़बड़ है तो थोड़ा सा हिंदी आप सीखिए, हिंदी नहीं सीखेंगे तो चूंकि आर में टोटल रोल हिंदी का ही है, तो अगर आपको बेहतर ढंग से आएगा तो आप उसके सारे पेपर कर ले जाएंगे। मैंने कहा आपको सबसे ज़्यादा काम जो करना है वह आपके मेंस के 3rd पेपर के सेक्शन 1st पे करना है, और आपको अपने पेपर 4th पे यानी निबंध पर करना है। बाकी जो आपका उसका जीएस का पेपर होता है उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, आप कर ले जाएंगे। जो उसका 2nd यानी भावार्थ व्याख्या संक्षेपण वो भी कर ले जाएंगे, और 2nd के साथ साथ 3rd में मैंने कहा जो उसका सेक्शन 2nd है वो भी कर ले जाएंगे, क्योंकि वो प्रीलिम्स वाला ही क्वेश्चन है। कुल मिलाकर बहुत बेहतर ढंग से काम करना है तो आपको 3rd पेपर में सेक्शन 1st पर और आपको 4th पेपर में काम करना है। तो आप मेंस के लिए जी जान से काम करिए, चूंकि मैंने कहा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, इसीलिए टोटल स्कोरिंग कौन करेगा, टोटल स्कोरिंग यही करेगा। तो बाकी कल से हम आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो वास्तव में हमें आपको जो सिलेबस बताया है उसी के संदर्भ में हम आगे की क्लासेस लेंगे। तो आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसके संदर्भ में हम आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।